आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं पत्रकार आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी। नमस्कार। आप सब जानते ही हैं कि जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसका साथ छोड़ देता है। दुनिया भर के लिए गंभीर संकट और महामारी बनने वाला कोरोना वायरस ने इस बात को एक बार फिर सच कर दिया है। जो लोग समय की मांग पर लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बिना किसी बड़ी वजह के गली, मोहल्ले और सड़कों पर अब भी घूम रहे हैं, वो न सिर्फ अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, साथ ही सफाई कर्मी, पुलिस कर्मचारी और चिकित्सा कर्मियों के लिए परेशानी भी खड़ी कर रहे हैं। समय एक समान कभी नहीं होता। आज समय की नजाकत यही है कि हम सब कोरोना मुक्त भारत के निर्माण के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। सुनिए, थोड़ा शांति से, आराम से इस बात को समझने की कोशिश करिए कि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही कोरोना समाप्त हो जाएगा। सरकार अपने स्तर पर जो कर सकती है वो कर रही है। भारत सरकार अपने प्रयासों से दुनिया भर में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन की मिसाल पेश कर रही है। जरूरत है आप सबके सहयोग की और इस बात को समझने की कि आज का समय हम सबसे यही चाहता है कि कुछ इस तरह से कोरोना को हराना होगा। भीड़ भाड़ से खुद को बचाना होगा। घर में ही रहना है परिवार के साथ, यही संदेश दूर दूर तक पहुंचाना होगा। अभी निश्चिंत नहीं होना है। इस महामारी का नाम कोरोना है। ये छिपी है व्यक्ति और वस्तुओं में, इसलिए बार बार हाथ धोना है। कोरोना वॉरियर्स महान हैं, देश का स्वाभिमान है। इनका सहयोग करना होगा। इसी तरह से कोरोना को हराना होगा। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबको जागरूक करने और आपके प्रश्नों का हल तलाशने के लिए हम लेकर आते हैं आकाशवाणी पर ये खास कार्यक्रम। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब से हम इस परिचर्चा की शुरुआत करें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर कॉल कर सकते हैं। एक और हमारा नंबर है 011-233-14444। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर कहें या मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहें, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो कोरोना वायरस है उसने अपना स्वरूप बदल लिया है। अब इसके लक्षण में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं और बहुत तकनीकी स्तर पर भी बहुत सारी व्याख्याएं की जा रही हैं। कैसे इस चीज को आप समझाएंगे और जो श्रोताओं के मन में शंकाएं हैं कि अब ये और भयानक रूप ले रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं ऐसा कहूंगा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो खबरें आ रही हैं ये सिर्फ कुछ पार्ट हैं, एक रिसर्च होती है जिसे अब कोई चीज नहीं आती है, क्योंकि इसको आए हुए हम समझना पड़ेगा कि सिर्फ 4 महीने हुए। दिसंबर में आया था, लास्ट दिसंबर में। उसके बाद अभी भारतवर्ष में आया है। तो ये कुछ मरीजों में कुछ पाया जाता है, तो ये इसका आकार दे दिया जाता है कि ये भयानक हो गया है या कुछ और हो गया है, इसका आकार बदल रहा है जी। देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये एक वायरस है जी। ये वायरस ने अमूमन ही, चाहे कोई सा भी वायरस ले लो, इन्फ्लुएंजा वायरस ले लो या दूसरे वायरस ले लो जो आरएनए वायरस है, इनमें थोड़े बहुते बदलाव तो आते ही रहते हैं जी। तो ये उसका एक पार्ट है। हाँ, अपने आप में ये एक बीमारी है जो नहीं है और हमें इससे बचना है, लेकिन ये बार बार ये आना कि ये भयानक रूप ले रहा है, ये है, ऐसी गलत फहमियां अपने दिमाग में मत लाएं। जी बिल्कुल ठीक। जो है अभी वो यही है कि ये एक वायरस है जो एक दूसरे से फैलता है। यदि हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी फैलेगा और ये जो 60 साल से ऊपर के उम्र के लोग हैं और जिनमें ऑलरेडी डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।
डॉक्टर सैनी, जैसा कि आपने कहा कि ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, यहाँ पर एक और सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं वो कैसे समझ पाएं कि वो कोविड-19 से संक्रमित हैं? वो कब जांच के लिए सरकारी संस्थाओं को या टोल फ्री नंबर पर फोन करें या अपने नजदीकी अस्पताल में जाएं या डॉक्टर से परामर्श करें? उन व्यक्तियों के लिए आप क्या कहेंगे जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं? देखिए, ये एक सबसे बड़ा पेचीदा सवाल है। ये वायरस इसलिए डिफरेंट है, ये प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट हो रही है जी। इससे पहले आप देखें तो हम कहते हैं सार्स वायरस जी, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, जो कि इससे ज्यादा खतरनाक था जी। जिनको हो जाता था वो उनको बचाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन उसमें एक ही डिफरेंस था कि वो ज्यादा लोगों को फैलता नहीं था, मतलब क्योंकि उसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट नहीं थे। एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं जिनको हो गया जी, वही फैला सकते थे जी। तो जिनको हो गया तो आपको पता लग जाता था कि ये मरीज हैं, इनको आप आइसोलेट कर दो, इनको अलग कर दो तो ये आगे नहीं फैला सकते जी। लेकिन इसमें एक यही डर है कि ये जो है वायरस ऐसा है कि इसमें जो कुछ लोग जो हैं जी, उनमें अंदर वायरस हो सकता है लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं होता जी। जब वो सिम्टम नहीं होता तो इधर उधर घूमते हैं जी। तो किसी को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। इसलिए इसमें यहाँ पर देखा गया है कि ये वायरस फैल बहुत जल्दी रहा है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि ये एक सबसे बड़ा मुश्किल चीज है और मुश्किल सवाल है कि कौन, जब उसको सिम्टम ही नहीं है तो वो कैसे जाए जी। हाँ, लेकिन उसको ध्यान रखना होगा यदि उसके आसपास कोई भी मरीज उसने देखा है जो कोरोना पॉजिटिव आया है या उसके घर में कोई कोरोना का पेशेंट था तो फौरन बताए और अपने आप को ही क्वारंटीन अपने आप से कर ले, एहतियात बरते कि दूसरों से ना मिले और जाके अपने हेल्थ ऑफिसर्स को बताए कि भाई मैं यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ पर एक कोरोना पेशेंट आया, आप मुझे देखिए। रादर गवर्नमेंट आपको ढूंढने निकले जी, आप खुद जाएं गवर्नमेंट के पास सरकारी जगहों पर, क्योंकि वहां पे मुफ्त आपका जांच होगी कि जी मेरे पास में ऐसा था जिनको पास कोरोना था तो मुझे हो सकता है कि कोरोना हो, अब मेरी देखिए जांच करनी है कि नहीं। जी बिल्कुल। तो एक यही तरीका हो, जिनके सिम्टम्स हैं यस उसको तो हम अपना जांच करना आसान है जी। लेकिन जिनको कोरोना वायरस सिम्टम्स लेस हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं जी, उनको लिए यही एहतियात बरत सकते हैं। और दूसरा सबसे अच्छा जो है अब है कि नहीं है जी, यदि उनको एसिम्प्टोमेटिक है, यदि हम सारे के सारे लोग जो हम सरकार की तरफ से भी मेडिकल प्रोफेशन की तरफ से एक ही बात कह रहे हैं जी, कि एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर रखिए जी, 3 फीट की ज्यादा दूरी रखें जी, मास्क लगा के घूमे चाहे वो किसी को है कि नहीं है जी, हर कॉमन आदमी मास्क लगा के घूमे। मैं मास्क नहीं बोलूंगा, आप मास्क मत बनाइए, सिर्फ आप घर में जो एक इसको फेस कवर बोलते हैं अपने घर में बनाइए ताकि 2-3 रखें, एक को आप साफ करें एक को पहने ताकि उस मास्क को साफ करना भी जरूरी है। अपने हाथों की सफाई रखें जी, और अपने पास जो चीजें हैं उनको साफ रखेंगे तो फिर इसके ट्रांसमिट होने के चांसेस ही कम हो जाते हैं। तो चाहे अब इसमें जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वो भी हो और दूसरे भी हो तो हम एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। एहतियात ही बरतना सबसे अच्छा तरीका होगा। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 300 ऐसे जिले हैं देश भर में जहां पर कोविड-19 का कोई मरीज सामने नहीं आया है। पिछले 7 दिन में 80 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस का कोई संक्रमण सामने नहीं आया है। 47 जिलों में पिछले 14 दिन में इस वायरस के संक्रमण की कोई खबर नहीं है। डॉक्टर सैनी, ये लॉकडाउन के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जो नजर आ रहे हैं। 3 मई के बाद जो भी होगा वो सरकार की ओर से सामने आएगा। देश की जनता इस एहतियात को, जो सुरक्षित दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, इसको प्रधानमंत्री ने भी अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में कहा कि ये हमारे जीवन का अब हिस्सा बनने वाला है, ये लंबे समय तक चलेगा। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने यही बिल्कुल सही कहा क्योंकि लॉकडाउन एक टाइम था जो हमें अवेयर कराने का जी, कि जानकारी देने का कि देखिए ये एक वायरस आया है और इसके समझने का यही तरीका है जी। लॉकडाउन एक टाइम था ये प्रिपेयर करने का कि यदि ये फैल जाता है तो हमारे पास कितने हॉस्पिटल्स बेड हमें चाहिए हो सकते हैं, उनमें क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। लॉकडाउन टाइम था हमारा
को कि हम अपने वेंटिलेटर्स वगैरह अपने आप सब चीजें ठीक कर लें। लॉकडाउन एक समय था कि हम अपनी जो लेबोरेटरी की व्यवस्थाएं हैं कि कैसे जांच होगी, किस तरीके से जांच करनी, उसकी तैयारी करने के लिए। और इससे दूसरा एक फायदा हुआ कि लोगों को ट्रांसमिशन भी कम हुआ। लेकिन आप लॉकडाउन बहुत टाइम समय तक नहीं कर सकते जी, तो हमें बाहर निकलना ही होगा, अपने काम भी करने होंगे, सब कुछ करना होगा ताकि अर्थव्यवस्था भी ठीक रहे, हमारे काम भी चलते रहे जी। तो उसके लिए जो लॉकडाउन में हमने क्या किया जी, लॉकडाउन में हमने क्या किया कि लोगों से मिलना बंद किया। लॉकडाउन में हमने क्या कि डिस्टेंस मेंटेन किया, अपने घर में रहे, लोगों से कम बातचीत करें। लॉकडाउन में भी यही बोला गया कि आप अपने घर की सफाई रखें। लॉकडाउन में भी यही बोला गया कि अपने हाथों को बार बार धोए। तो अब जब लॉकडाउन खत्म होगा तो यही चीजें जो हमने अपना ली थी उसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो ध्यान रखें, जब घर से बाहर निकलें तो ध्यान रखें कि आप मास्क पहन के निकलें जी, ताकि आप एक दूसरे को इस बीमारी को ना फैला पाएं जी। घर से बाहर निकलें तो ध्यान रखें कि जब भी आपने हाथ और मुंह, आपके हाथ किसी भी जगह पर लगते हैं तो आप उसके बाद हाथों को जरूर साफ करें। बिल्कुल। और अपने आसपास जहां पर भी आप काम कर रहे हो उनकी सफाई रखें। यदि यही सब हम अच्छे से कर लेंगे तो लॉकडाउन है कि नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से काम चलेगा जो हमने लॉकडाउन में किया। यदि हमने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने फेस मास्क नहीं पहना, आसपास की चीजों को ध्यान नहीं रखा, फिजिकल डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया जी, तो हो सकता है फिर से लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ जाएगी। बिल्कुल, डॉक्टर सैनी यही बता रहे हैं कि अभी सरकार की ओर से लॉकडाउन किया गया है। अगर लॉकडाउन हटता भी है तो आने वाले समय में हमें खुद के लिए एक दिशा निर्देश बनाने होंगे, खुद के लिए कुछ नियम बनाने होंगे और उन नियमों का पालन करके हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। राजधानी दिल्ली से एक बीच में टोकूंगा, प्रधानमंत्री जी ने एक और बात की थी जी, ये थूकने की बात। बिल्कुल, सार्वजनिक जगहों पर थूकने की आदत में भी उन्होंने कहा कि बदलाव और ये जो वायरस है ये हमारे थूकने से भी बाहर आता है जी। तो जितना हम थूकेंगे उतना हम वायरस को फैला रहे हैं जी। बिल्कुल, तो ये हमें रोकना होगा जी, रोकना और जो होगा। यदि कर भी रहा तो उसको समझाना होगा, भाई ये ठीक बात नहीं है, आप अपनी चिंता नहीं कर रहे तो कम से कम मेरी चिंता करिए, आप थूकिए मत जी। बिल्कुल, और बहुत सारे प्रचार माध्यमों से लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की गई है और आकाशवाणी के माध्यम से भी जो भी लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं हम उन सब से निवेदन करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचें। राजधानी दिल्ली से शिवहरी जी जुड़ चुके हैं। शिवहरी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार सर जी। नमस्ते। मैं ये कह रहा था, ये सर जी उपवैद्य की मैंने की है, परीक्षा दी हुई है जी। तो इसमें मैंने सिंघिया का आज से काफी समय पहले कुछ लक्षण से इसी प्रकार के लक्षण में मैंने कुछ मरीजों पर ये रिसर्च किया था जी। एक शुद्ध सिंघिया जी और जहर मोड़ा खटाई पिष्टी जी शीतोपलाद जी जी इनका किया था और काफी हद तक मैं इसमें सफल रहा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दवाई जो है इसमें काम करेगी। ये डॉक्टर सैनी ये बता रहे हैं कि आयुर्वेद में इन्होंने कभी कुछ प्रयोग किया था इस तरह के लक्षण वाले मरीजों पर, लेकिन हम अपने श्रोताओं को भी बताना चाहेंगे और डॉक्टर सैनी भी इस पर विशेषज्ञ राय पेश करेंगे कि अभी तक इस कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं बनी है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है। दुनिया भर के प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं इसकी काट खोजने के लिए, लेकिन अब तक कोई सफल इलाज सामने नहीं आ पाया है। डॉक्टर सैनी, क्या कहेंगे आप? शिवहरी जी, मैं ये कहूंगा यदि आपने कुछ पाया है, देखिए सबसे पहले तो ये कि आप ये वायरस ही नया है, इसको हम बोलते हैं नोवल कोरोना वायरस जी। अभी सिर्फ 4 महीने इस वायरस को हुए हैं जी। तो दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक अपनी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, इस पे रिसर्च हो रही है, नो डाउट रिसर्च हो रही है जी। लेकिन अभी तक ये नहीं आया कि इसके लिए ये दवा बिल्कुल सक्षम है जी। और वो रिसर्च एक कायदे कानून के साथ होती है जिसमें बड़ी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और उसी तरीके से फिर उस रिसर्च के रिजल्ट आते हैं और जब वो रिजल्ट आते हैं तो उसको मान लिया जाता है कि ये पद्धति, ये दवाई काम करेगी जी। तो यदि आपने कोई भी आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आप अपनी आयुष मिनिस्ट्री को लिखिए जी, उनको बताइए कि ऐसा मैंने पाया है, तो वो और इसकी जांच करेंगे। जब वो जांच करेंगे उसके बाद एक प्रोटोकॉल बनता है कि यस
अब ये सबने माना वैज्ञानिक तरीके से कि ये पद्धति भी काम कर सकती है। बिल्कुल। तो नहीं हो सकता आपकी रिसर्च आपकी काम है, लेकिन बिना रिसर्च के प्लीज दूसरों पे एक्सपेरिमेंट मत करिए। ना हम अपने आप से किसी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करते हैं जब तक कि हमने WHO से, इंडिया में ICMR जब तक हमें ये नहीं बोल देता कि यस इस वायरस के लिए ये दवाई आप प्रयोग कर सकते हैं, तभी हम उस दवाई को प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये नई चीज है। तो इसी तरह से मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज अपनी आयुष मिनिस्ट्री से बात करिए, उनको बताइए कि ये मैं सोच सकता हूं, वो अपने आप से इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद यदि फायदा होगा तो क्यों ना हम सारे लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, पर उससे पहले बिल्कुल मत करिए। जी बिल्कुल। और कहते हैं कि जो समस्याएं होती हैं वो आविष्कारों की जननी होती है, और प्रधानमंत्री ने भी युवाओं और तमाम वैज्ञानिकों से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि वो इस बीमारी से लड़ने के लिए नवाचार करें, नए नए प्रयोग करें, और क्या पता किसी दिन बहुत जल्द भारत से ही वैक्सीन बने। इस उम्मीद में 135 करोड़ देशवासी लगे हुए हैं। किशनगंज से पप्पू जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। पप्पू जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार सर। जी नमस्ते। नमस्ते पप्पू जी। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो है डायबिटीज से पहले जो है कमर में दर्द था, और डायबिटीज के जैसे अभी दवा दे रहे हैं पेशेंट को जी, और पैर हाथ खींचता है, कमर में दर्द है जी, तो सर इसके लिए सर कौन सा इलाज के लिए जो है ना दवा दिया जाए? पप्पू जी देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये कोरोना वायरस पर आधारित है, और मधुमेह पर जब हम कार्यक्रम करेंगे तो जरूर आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर सैनी, अगर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो इन दिनों प्लाज्मा थेरेपी की बहुत चर्चा चल रही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और आज जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी सहित कोई भी चिकित्सा पद्धति स्वीकृत नहीं है। जैसा आप भी बता रहे थे कि अभी ICMR इस पर प्रयोग कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, और परीक्षण जब तक सटीक नहीं होते हैं तब तक इसको मान्य नहीं माना जाएगा। आपकी क्या राय है इस पर? आनंद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये नोवेल कोरोना वायरस है, नया वायरस है जी। हमें इसके बारे में हमें क्या पूरी दुनिया में इसके बारे में कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है जी। जैसे जैसे बीमारी जिस जिस देश में फैल रही है वो नए नए एक्सपेरिमेंट करके सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजे नहीं निकले, और उन एक्सपेरिमेंट को एक वैज्ञानिक तरीके से ही किया जा रहा है जी। तो इसमें बड़ी सारी दवाइयां को भी इस्तेमाल करके देखा जा रहा है। उसी की एक पद्धति है प्लाज्मा थेरेपी जी। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई थेरेपी आई है, पुरानी थेरेपी है, बट वो हर एक बीमारी में काम करेगी कि नहीं करेगी ये कहना बहुत मुश्किल होता है जी। तो इसके ऊपर भी जैसे बिल्कुल हेल्थ मिनिस्टर ने भी बोला, और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि ये भी इसकी तरफ प्रयोग किए जा रहे हैं, एक रिसर्च की जा रही है, क्या ये एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी हो सकती है कि नहीं हो सकती। कुछ चंद लोगों पे इस्तेमाल किया गया है, कुछ लोगों पे इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं, बाकी लोगों का अभी रिसर्च चल रही है। तो जब तक कि ये पता न लग जाए कि यस ये ही एक अच्छी पद्धति हमारे पास आ गई है जिसको हम कह सकते हैं कि इसका इलाज निकल गया, तब तक ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि हम कहेंगे कि हमें इलाज मिल गया और हर एक पेशेंट को हम प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा इस वक्त जी। बिल्कुल। अगले कॉलर हैं गोंडा से S प्रसाद जी। प्रसाद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी जी सर, नमस्ते। नमस्कार प्रसाद जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा 2 सवाल है जी। जी आप रेडियो की आवाज थोड़ा कम कर लें और फिर अपना सवाल करें। रेडियो की आवाज कम कर दीजिए। एक तो सर, क्या शुरुआती दौर में जो है इसमें जुकाम भी एक कारण है? और दूसरा सवाल आपका क्या है? जी, दूसरा सवाल आपका क्या है? दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है जी, तो इसमें स्तनपान कराती हुई महिलाओं का कैसे निर्वाह हो? क्या दूसरा क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया। दूसरा सवाल डॉक्टर सैनी ये पूछ रहे हैं कि जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं अपने बच्चों को, वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर पाएंगी? ओके प्रसाद जी, आपका पहला क्वेश्चन जुकाम आपने पूछा जी। बिल्कुल, जुकाम इसका एक वन ऑफ द एक लक्षण है इसका, जो शुरुआती लक्षण में देखा गया है कि बुखार होता है। 60 से 70% लोगों को बुखार होता है।
50 से 60% लोगों को जुकाम खांसी हो सकती है, गला खराब हो सकता है और लोगों में हाथ पांव में दर्द हो सकता है जी। जब धीरे धीरे 4-5 दिन हो जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है जी। तो हाँ, जो आपका पहला क्वेश्चन था जुकाम, यस, और बुखार, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए कई बार शुरुआती में पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि बुखार, जुकाम, बाकी जो आम इस समय सीजनल बुखार में भी होता है जी। बट एक ही चीज होती है कि अभी भी हम सोचते हैं कि कहीं क्या आपके इलाके में ऐसे कोरोना वाले पेशेंट तो नहीं थे, आप उन लोगों से मिले तो नहीं, या आप कहीं बाहर से तो नहीं आए जहां पर कोरोना था, तो इस चीजों को भी हम मिलाते हैं जी। दूसरा, आपने कहा कि स्तनपान, देखिए ये नहीं देखा गया, अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कि ये जो स्तनपान है ये एक बच्चे के लिए पौष्टिक आहार होता है जी, उसको करते नहीं देना चाहिए अनलेस अनटिल, ये भी अभी कहा गया कि इवन पेशेंट भी हो और मास्क वगैरह लगा के किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आप ठीक ठाक है, महिला ठीक है, तो स्तनपान देने में कोई भी मुश्किल नहीं है, देना चाहिए जी। बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखें कि अपने वही जो हमने कहा कि आप अपने हाथों को साफ रखें, अपने जरूर अपना नहाएं, अपने स्तन को साफ रखें, ब्रेस्ट को अच्छे से धोकर उसको क्लीननेस, हाइजीनिक रखें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी। बिल्कुल, महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बड़ौद से। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, महेश शर्मा बड़ौद से जी। जी महेश जी, पूछिए सवाल अपना। कोरोना संक्रमण का कितने दिनों के बाद पता चलता है जी? और दूसरा सवाल है, खाने पीने में क्या क्या सावधानी रखें? जी डॉक्टर सैनी। महेश शर्मा जी, पहला क्वेश्चन कि कितने दिनों के बाद पता लगता है, देखिए ये देखा गया है कि इसके जो सिम्टम्स हैं 2 दिन से लेके 14 दिन के बीच में कभी भी आ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आज मैं किसी के पेशेंट के कांटेक्ट में आता हूं जिसको कोरोना वायरस था जी, तो उसके 2 दिन से लेके 14 दिन के बीच में कभी भी सिम्टम्स आ सकते हैं मुझे जी। एवरेज देखा गया कि 5-6 दिन के अंदर, जो एवरेज देखा जाए तो 5-6 दिन के अंदर सिम्टम्स आ सकते हैं जी, ठीक है, और मैक्सिमम 14 दिन तक लग सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि खान पीने में जी। देखिए, मैं कहूंगा खाने पीने में एज सच ये क्वेश्चन शायद आपका उसी से सोचकर आया है कि चाइना में जब शुरू हुआ था तो ये माना गया कि एनिमल से आया था, बैट एनिमल से, जो वाइल्ड एनिमल से उनको खाने से आया है जी। लेकिन अब ये जो इसका ट्रांसमिशन है ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है जी, इसलिए इसमें ना तो कोई एनिमल का रोल है, ना सब्जियों से ये आगे फैलता है। ये फैलता है हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, एक दूसरे से फैलता है। तो उन चीजों का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, लेकिन खाना पीना आप पौष्टिक आहार रखें, जो भी चीज खाएं उसको, यदि आप सलाद खा रहे हैं तो बिल्कुल साफ करके खाएं, अच्छे से पानी से धोकर खाएं, और जो हमारा खाना, अच्छी बात है कि हमारा खाना तो हमेशा उबालकर ही बनता है। तो यदि किसी कारणवश जो कोरोना से व्यक्ति था उसने उस खाने को, उस सब्जियों को टच भी किया तो नहीं आएगा, क्योंकि हम हमेशा खाना उबालकर ही खाते हैं, उसको गर्म करके ही खाते हैं जी। लेकिन खाने से आपको नहीं होने वाला एज सच। बिल्कुल। फरीदाबाद से अनवर जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। अनवर जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर। अनवर जी नमस्कार। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। हम भी नमस्कार कर रहे हैं आपको। सर मेरा प्रश्न ये है जी कि अब तो पूरा 1 महीना 7 दिन से पूरी तरह से लॉकबंदी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जनता इसका नेतृत्व कर रही है जी, और सारे लोग बहुत ही सख्ती से पालन कर रहे हैं जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब 1-1 हजार पेशेंट रोज कहाँ से निकल रहे हैं, और कब तक जो है पूरे भारतवर्ष में स्थिति संतोषजनक बन जाएगी? जी डॉक्टर सैनी। देखिए, सरकार ने अपना काम किया, लॉकडाउन किया, हमें अवेयरनेस कराई जी कि हम दूर रहें, हम डिस्टेंस मेंटेन करें जी, हम हाइजीन रखें, लोगों से बार बार नहीं मिलें, आगे का काम हमारा है। लेकिन आपने बोला कि इतने लोग अभी भी निकल रहे हैं, तो आप देखिए कि हम में से कितने लोगों ने तो पालन किया, बट कुछ लोग हैं जिन्होंने पालन नहीं भी किया। जी बिल्कुल ठीक। यदि अभी भी हमें तस्वीरें देखते हैं तो बड़ा एक आश्चर्य होता है और दुख होता है
हम सड़कों बाजारों में एक ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे कि एक पुरानी बात थी जी। वो सब कुछ संकट खत्म हो गया जी। हम लोगों से थूकते, मैंने देखा है कि लोग सड़कों पे भी अभी भी थूकते हैं जी। यदि किसी जगह पे हम जाते हैं तो बहुत इकट्ठे मिल जाते हैं जी। तो यदि ये सब अभी जो फिलहाल हुआ, जमात के लोग इतने से अभी भी मिल रहे हैं, हम अपनी चीजों को छुपा रहे हैं जी। तो चीजों को हम जब तक अपने आप को छुपाते रहेंगे, इसको एक स्टिग्मा का रूप लेके मत लीजिए कि यदि किसी को हो गया तो वो स्टिग्मा है तो वो अपने आप को छुपाता फिर रहा है। अभी भी हमें नजर आता है कि कहीं कहीं जगहों से 50-50 लोग निकल के आ रहे हैं कि वो उनको बुखार था, उनको लग रहा था कि उनको ये हो सकता है, लेकिन छुप के बैठ गए। क्यों छुप के बैठ के? आप सामने आइए। आप अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं जी, अपनी सोसाइटी का भला चाहते हैं तो आपको सामने आना पड़ेगा। और जो सरकार ने बोला है कि ये सब चीजें काम करें, यही सिर्फ हमें बचा सकती हैं आज की तारीख में, और वो हमें करना पड़ेगा। यदि हम करेंगे तो 100% हमें ये बीमारी नहीं होगी। और जिस तरीके से हमने अच्छा काम किया है दुनिया भर में, आज भारत की प्रशंसा हो रही है। बिल्कुल ठीक। कि हमने जहां अमेरिका जैसा संपन्न देश, जहां पे कि 10 लाख से अधिक मरीज हो गए, हमारे यहाँ सिर्फ 29,000 लोग हैं अभी तक। जहां अमेरिका में 56,000 डेथ्स हो गई, हमारे यहाँ अब बहुत ही अभी मिनिमल है कि हमने अच्छे से हमने लिखा 924 हुई हैं। तो लेकिन ये सब हमें अभी मेंटेन करना होगा, अभी समय खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं। और कल डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी कहा कि कोरोना का रोगी जो है वो देश के लिए चुनौती नहीं है, कोरोना चुनौती है। इसलिए जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, वो सामने आए, वो झिझके नहीं, वो नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। सरकार का जो टोल फ्री नंबर है 1075 उस पर संपर्क करें। जब वो संपर्क करेंगे तभी वो अपने परिवार को भी बचा सकते हैं और समाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं। जलगांव से योगेश जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी स्वागत है आपका। योगेश जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ नमस्ते सर। जी नमस्ते। नमस्ते, मैं जलगांव महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। योगेश जी बोलिए। सर मेरा सवाल यह है कि अगर कोरोना वायरस किसी पेशेंट को हो रहा है जी, तो वो ठीक होने के बाद वो दोबारा हो सकता है कि अगर हो सकता है तो किन स्थितियों में हो सकता है, मैं जानना चाह रहा हूँ। जी डॉक्टर सैनी। योगेश जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये अभी एक समस्या है कि कोरोना का पेशेंट क्या दोबारा से उसको कोरोना हो सकता है कि नहीं हो सकता जी। अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, क्योंकि कुछ साउथ कोरिया में हमें कुछ लोग मिले जी, अभी बाकी दुनिया में अभी नहीं मिले, लेकिन थोड़े बहुत 1-2 चाइना में मिले और 1-2 साउथ कोरिया में मिले कि कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया जी। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि उन जिनको पॉजिटिव पाया गया क्या उनको दोबारा हुआ जी, या पहले का ही जो कोरोना वायरस था जो शायद डिटेक्ट नहीं हो पाया, उस समय नेगेटिव आ गया, वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी अभी शायद ये समझा जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा कोई तथ्य नहीं हमारे पास है कि जिसको हम ये कहें कि उनको ये दोबारा हुआ है जी। तो शायद मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूं कि ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, चूंकि डॉक्टर साहब भी बार बार कह रहे हैं कि ये नोवेल कोरोना वायरस है, ये बिल्कुल नया है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इस पर शोध होंगे, वैसे वैसे इसके स्वरूप की और विस्तृत व्याख्या सामने आएगी। मैं एक ऐड करना चाहूंगा जी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि मैंने कहा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 90% अभी तक नहीं हुआ जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको हो गया है वो जो इतिहास बोले गए हैं आपको करने के लिए कि फिजिकल, मैं बार बार वर्ड फिजिकल डिस्टेंस कर रहा हूं बजाय सोशल डिस्टेंस के। सोशली तो हमें कनेक्टेड रहना है जी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी कहा है डॉक्टर सैनी कि 2 गज देह की दूरी, अपनी देह की दूरी रखना जरूरी है जी। और आप फिजिकल डिस्टेंस रखें। उन लोगों को भी जिनको हो गया वो ठीक भी हो गया, उसके बावजूद भी अपने आसपास की सफाई रखें और बार बार हाथ धोएं। ये तो रखना ही पड़ेगा। राजधानी दिल्ली से एकता जी जुड़ चुकी हैं। एकता जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी एकता जी। सर नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे को ये पूछना है कि जैसे कोरोना के पेशेंट जब ठीक हो जाते हैं
तो उसके बाद जो उन्हें पब्लिक परेशान करती है कि तुम कोरोना के पेशेंट हो, उनको भी व उनके परिवार को भी बड़ा लोग भेदभाव करते हैं। दूसरा कहते हैं कि कोरोना के कुछ नए सिस्टम आ रहे हैं जिससे कोरोना होने का कुछ पहचान नहीं हो सकती, हर किसी को हो सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे हैं, जो बताइए प्लीज। पहला क्वेश्चन जो आपने कहा कि एकता जी की उनके जिनको हो चुका होता है उसके बाद बाकी के आसपास के लोग परेशान करते हैं, यही एक स्टिग्मा है जो हमें बार बार सरकार भी हम सब लोगों को अवेयर करा रही है और मैं भी आपके प्रोग्राम के जरिए कहूंगा और आपको भी सब लोगों को समझाना है कि प्लीज इसको स्टिग्मा लेके मत लीजिए कि किसी को कोरोना है तो वो स्टिग्मा है, इसी के कारण वो सामने नहीं आते जब उनको कहीं सिम्टम्स होते हैं तो जी। दूसरा, जिनको हो चुका और वो ठीक होके आ गए वो तो आप और हमसे ज्यादा अच्छे हैं जी। जैसा मैंने कहा कि जिनको हो गया उनको चांसेस दोबारा होने के बहुत कम है जी। रादर वो तो प्रोटेक्टेड है इस चीज से जी। तो उनके ऊपर यदि हम ये भेदभाव कर रहे हैं कि उनको हो चुका है तो उनको भेदभाव करना तो बिल्कुल गलत बात है जी। ये होना ही चाहिए। खैर वैसे भी स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, यही एक दूरी बनाती है जिसकी वजह से हम इस बीमारी से को छुपाते हैं और छुपाने से हम अपना नुकसान करते हैं, अपनी फैमिली का नुकसान करते हैं, अपने देश का नुकसान करते हैं। बिल्कुल ठीक। मध्य प्रदेश के गुना से मांगी लाल जी जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में। मांगी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर जी नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्कार मांगी लाल जी। जी सर जी, मैं मांगी लाल चंदेल गुना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जी मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से जी कि ये कोविड-19 ये वायरस का होता है, तो मतलब इसकी रिपोर्ट अपन करते हैं तो इसकी कितने घंटे कितने दिन में आती है? जी डॉक्टर साहब। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया, क्या पूछा इन्होंने? ये पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट कितने दिन के बाद आती है, रिपोर्ट में कितना समय लगता है? ओके, बहुत संक्षेप में, समय कम है। हाँ बिल्कुल। कोविड-19 की जो रिपोर्ट होती है, 2 तरह के टेस्ट हम करते हैं। पहला टेस्ट जो आज की तारीख में जो सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट है, पीसीआर बोलते हैं जी। ये कम से कम इसमें अराउंड 5 से 6 घंटे लगते हैं जी। तो आपकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जानी चाहिए जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आजकल केसेस बहुत होते हैं तो 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं। अमूमन 48 घंटे के अंदर तो आपके पास रिपोर्ट मिल जाएगी जी। अभी नया टेस्ट शुरू हुआ है जिसको हम एंटीबॉडीज टेस्ट बोलते हैं जी। एंटीबॉडीज की रिपोर्ट आपको उसी दिन मिल सकती है जी। अब डिपेंड करता है कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहां पर कितने टेस्ट आ गए, कितने लोगों की जांचें आ गई, तो उसके अनुसार टाइम में कुछ चेंज हो सकता है लेकिन अमूमन 24 से 48 घंटे और ये 1 दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जानी चाहिए आपको। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, और आपने इतनी तमाम जानकारियां दी और चलते चलते बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में आप अपने हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने क्वेश्चन आपसे जो श्रोताओं ने हमसे पूछे तो मैं एक ही बात कहूंगा कि कोरोना को स्टिग्मा मत लीजिए जी। आप उसके बारे में घबराइए नहीं। यदि किसी को भी हमारे घर में आसपास सिम्टम्स हैं तो उसके बारे में बताइए ताकि उसका इलाज हो सके और उसके इलाज होने से हम दूसरों को भी बचा सकते हैं और उसको भी बचा सकते हैं। दूसरा, अपने आसपास की सफाई रखें जी। एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें जी। और जब ये लॉकडाउन की स्थिति समाप्त हो तो आप, जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा, अपना फेस मास्क लगा के चलें और डिस्टेंस मेंटेन रखें। यदि ये छोटे छोटे एहतियात हम बरतेंगे तो हम इस लड़ाई को अभी तक जीतते आ रहे हैं और जीतेंगे हम। बिल्कुल। और भारत पूरा नाम होगा कि भारत के देशवासियों ने अच्छे तरीके से काम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक मिसाल पेश की है। डॉक्टर सैनी, आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए और श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे पत्रकार आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेंद्र सैनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।